हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके से है कुछ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है वो है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज अ फॉर्मूला CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है उसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन जो है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। देखो, कार्बन की जो आउटर शेल है वहां पर होते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो किस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पता है ना कि जो कार्बन में है वो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हैं, और ऑक्सीजन है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीजन जो है और हमारे पास कार्बन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास वहां पर हम 2,6, यहाँ पर हमारे 2,4। ठीक है, पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम वहां पर रखते हैं। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर जब हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो कैसा रखते हैं, 2 8 8 18। ठीक है, इस तरीके से हम इसे रखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तो नहीं करना, लेकिन ये हमें करना है। तो देखो, कार्बन में कितने, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें पता है ना कि जो कोई भी हमारे पास क्या है, कार्बन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, अपने ऑक्टेट जो है कंप्लीट करेगा, तब उनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, चलिए, तो किस तरीके से यहाँ पर होगी। देखो, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे इसके पास, है ना। देखो, यानी कि यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसे हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। इस 4 को भी क्या बनाना है, हमें 8 बनाना है। तो देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को चाहिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बन किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, चलो, 4 तो कार्बन के पास है, 2 ये इस ऑक्सीजन से ले लेगा, 2 ये इस ऑक्सीजन से ले लेगा। इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। अब ऑक्सीजन किस तरीके से लेगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये इस कार्बन से ले लेगा, 6 और 2 8, इसके हो गए कंप्लीट। यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी इस कार्बन से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो ये है, ये आप नोट कर लीजिए किस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। ठीक है, अब 8 एटम यानी कि S8, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, S8। ठीक है, तो 8, ठीक है, तो S8 की यहाँ पर बात हो रही है। तो S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। देखो, इसको हम इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। ठीक है, 8S को यहाँ पर ये जो है सबके साथ मिला करके डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से इसका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है ये आप नोट कर लीजिए, एक CO2 का और एक जो हमारा S8 का जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो आप नोट कर लीजिए यहाँ। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यू कैन ड्रॉ फॉर पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन की जो है हम कितने जो है आइसोमेरिज्म जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, पेंटेन होता किस तरीके से, इस तरीके से हमारा ये पेंटेन होता है। ठीक है,
तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि हमें आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर यानी कि जिनका क्या है, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। फॉर्मूला क्या है, सेम है, और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास, अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, C5, H कितने हैं हमारे पास, 12, C5H12। यही तो होता है हमारे पेंटेन का फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है हमारे पेंटेन का फॉर्मूला। तो पहला तो हमने पेंटेन बनाया, उसके बाद और इसी के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं सेम फॉर्मूले से। फॉर्मूले को देख करके देखो, कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो एक हमारा इस तरीके से बन सकता है। यहाँ पर अगर हम काउंट करें, देखो सी कितने हैं, देखो सी 1 2 3 4 5, C5 ही है, और एच कितने, 3 3 6 3 9 10 11 1 12, यानी कि 12 यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी सेम फॉर्मूले का एक, ये भी इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, अगला एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है। एक स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से ही बन सकता है। यहाँ पर भी अगर हम काउंट करें तो देखो कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 और 4 कार्बन पे है, 3 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन हमारे टोटल। तो इस तरीके से हमारे जो है पेंटेन के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कीजिए और आप बनाइए पेंटेन की जगह पे हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, हेक्सेन के कितने आइसोमेरिज्म यानी कि कितने उसके आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो आप हेक्सेन का बनाएंगे। हेक्सेन का फॉर्मूला जो है वो आप लिखेंगे पहले, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लेड टू सी अराउंड। चलिए, तो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। ठीक है, तो कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, अच्छा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस प्रॉपर्टी को हम जो है डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से जो है हम कार्बन को अपने आसपास देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं मतलब हमने क्या बोला था कि कार्बन जो है बहुत सारे बॉन्ड बनाता है एक साथ, है ना, बहुत सारी चेन्स बनाता है, चेन फॉर्म करता है, बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है वो इतने सारे बॉन्ड, क्यों अपने आप से ही, मतलब वो इतने सारे बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन कार्बन के ही, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है। ठीक है, क्या टेंडेंसी होती है, क्या एबिलिटी होती है उसकी कैटिनेशन करने की, वो कैटिनेशन यानी कि अपने आप से ही क्या करता है वो अदर कार्बन से बॉन्ड बना के, बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। दूसरी बात जो है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट यानी कि वो चार, एक कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इस वजह से भी क्या है, वो ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकता है ना, ज्यादा ह्यूज कंपाउंड बना सकता है, बड़े कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू फीचर ऑफ कार्बन दैट गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि जिससे हमारे जो है लार्ज यानी कि बड़े बड़े कंपाउंड जो हमारे बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं। पहला जो है कैटिनेशन की वजह से बनते हैं। कैटिनेशन क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि ये क्या एबिलिटी है, इसमें जो है कार्बन जो है अदर एटम यानी कि कार्बन के ही अलग अलग एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात है कि वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि with a valency of 4 कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग द 4 अदर एटम्स। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, जिस वजह से ये क्या कर सकता है, 4 इस तरीके से होता है ना कार्बन,
क्या है इसकी 4 वैलेंसी है, जिस वजह से क्या कर सकते हैं ये 4 अलग अलग क्या कर सकते हैं कंपाउंड एटम्स के साथ क्या कर सकते हैं बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसी वजह से यही दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, यही जो है दो हमारे पास मेन फीचर्स हैं जिस वजह से जो है कार्बन हमारे क्या करता है लार्ज कंपाउंड को फॉर्म करता है। एक कैटिनेशन की पावर उसकी, ठीक है, कैटिनेशन की एबिलिटी हम बोल सकते हैं, एक टेट्रा वैलेंसी उसमें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। देखो साइक्लोपेंटेन, अब साइक्लोपेंटेन क्या होता है, देखो साइक्लोपेंटेन होता है हमारा, पेंटेन तो हमारा नॉर्मल पेंटेन जिसमें क्या होता है C5H12 होता है वहां पर, है ना, जो नॉर्मल जो पेंटेन हमारा जो होता है, अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन होता है हमारा C5H12। ठीक है, अब लेकिन हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, या हम बोले ये होता है हमारा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब साइक्लोपेंटेन में अगर हम कार्बन देखें तो कितने कार्बन है C5, कार्बन कितने हैं 5 है, और हाइड्रोजन कितने, देखो हर उसमें दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन 10। इसका फॉर्मूला क्या हो गया साइक्लोपेंटेन का C5H10। अगर हमें साइक्लोहेक्सेन बोला जाए इस तरीके से होगा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से होगा। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन का अगर हमें फॉर्मूला पूछा जाए तो कितना होगा, देखो C6H12, है ना, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, चलो कैसे होंगे दो दो हाइड्रोजन, कैसे पता चला हमें दो दो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक एक कार्बन है। इतनी बात समझ में आई। अब कार्बन के बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन पे, इस कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड है, एक ये दो, तो एक हाइड्रोजन होगा और एक और हाइड्रोजन होगा। वैसे इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दो बॉन्ड पहले से ही हैं, चार टोटल कितने बॉन्ड होते हैं हमारे पास, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। सेम इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, सेम इस कार्बन के लिए भी यही होगा। ठीक है, इस कार्बन के लिए भी यही होगा। तो अब हम फॉर्मूला देखें तो कितना है C5H10 है। ठीक है, C5H10 है जो इसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही है, स्ट्रक्चर क्या है कुछ इस तरीके से ही है। देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, हमारे पास एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है और एक 5 कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन क्या है, देखो अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है, सेम इस कार्बन के पास भी क्या है दो दो हाइड्रोजन, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन, सारे हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सारे हाइड्रोजन के पास क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा, इनसे क्या करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो इसको इस तरीके से नहीं करते पूरा, को यहाँ पर देखते हैं इसको किस तरीके से है। एक कार्बन हमारा यहाँ पर है, एक दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये हमारे हैं 5 कार्बन। ठीक है, अब हर कार्बन के पास कितने हैं, चार चार हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन में एक एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है।
तरीके से अब ये जो है इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले को लेकर के यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच जो है ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और इस तरीके से इसके बीच भी बॉन्ड बनेगा। सेम यहाँ पर भी ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने यहाँ पर इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक कर रहा है ना शेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी सेम इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ठीक है। चलो वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। वैसे इस कार्बन के पास भी क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो एक एक अपना वो शेयर करके यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्म इस तरीके से ये करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हाइड्रोजन देखो, सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक उन्होंने कार्बन से ले लिया, तो उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए सारे हाइड्रोजन के पास। अब आई कार्बन की बात, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने, चार इलेक्ट्रॉन है, उसको चार और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो इस वाले कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन थे पहले से, चार और चाहिए थे ना, ठीक है, चार और चाहिए थे। उन चार में से दो तो ये इस हाइड्रोजन से ले लेगा, दो तो ये इन दोनों हाइड्रोजन से ले लिए इसने दो, अब दो बचे, बाकी एक ये इस वाले कार्बन से ले लेगा और एक ये इस वाले कार्बन से ले लेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सेम ये वाला कार्बन भी, इस वाले कार्बन ने भी दो यहाँ से ले लिए थे इन हाइड्रोजन से, अब दो और चाहिए थे। अब वो दो कैसे लेंगे, अब वो एक इस कार्बन से लेगा और एक इस कार्बन से लेगा, तो यहाँ पर भी बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये कार्बन भी जो है दो हाइड्रोजन से लिए इसने, एक इसने ये नीचे वाले कार्बन से लिया, एक ये जो है इस ऊपर वाले कार्बन के साथ शेयर करके लेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम ये वाला जो कार्बन है, इसने भी दो जो है हमारे हाइड्रोजन से लिए हैं, ठीक है, एक इस कार्बन से लिया है और एक इस कार्बन से ले लेगा, तो चारों इसके भी कंप्लीट हो गए। वैसे ये वाला कार्बन ने भी क्या किया है, यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन से लिए हैं, एक इस कार्बन से लिया है, एक इस कार्बन से लिया है, तो इस तरीके से इसका जो ये है स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये अगर हम देखें तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, या हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, या हम इसको ऐसे बना लें, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम ही है। अब सेम जो है यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस तरीके से सेम ऐसे ही इसमें भी है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है। तो आपको किसका बनाना है, साइक्लोहेक्सेन, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Draw the structure of the following compound: ethanoic acid, bromopentane, butanol, hexanol are structural isomer possible for bromopentane। और सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमर जो है ब्रोमोपेंटेन के लिए वहां यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। वैसे हमें पता है कि ब्रोमोपेंटेन जो है उसके क्या बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए पहले एथेनोइक एसिड बनाते हैं। अब एथेनोइक एसिड हमारा किस तरीके से बनता है, किस तरीके क्या होता है हमारे एथेनोइक CH3 COOH, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, देखो CH3 है ना, एक H, दो H, तीन H और COOH, यानी कि C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। अगला है हमारा ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन किस तरीके से बनेंगे, देखो ब्रोमोपेंटेन है ना, देखो एक दो तीन चार पांच कार्बन और एक यहाँ पर हमारा ब्रोमीन आ गया, ये हो गया हमारा CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन, ठीक है।
अब इसको हम चेंज कर इसके जो हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। देखो एक बार हम ब्रोमीन को यहाँ पर ले आए, एक बार ब्रोमीन को यहाँ पर ले आए, ठीक है, फिर क्या है पेंटेन के स्ट्रक्चर को क्या करें हम CH2 को यहाँ ऊपर, CH2 को यहाँ बीच में ले आए और उस पर ही क्या कर दें ब्रोमीन भी हम लगा दें, दो CH2 उठा के इन दोनों के ऊपर रख दें, एक कार्बन के साथ यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH2, साथ में हम Br लगा दें, तो क्या है बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है हमारे इसके आइसोमेरिज्म यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे पॉसिबल हैं ब्रोमोपेंटेन के। ठीक है, तो ये आप खुद से बनाइएगा ब्रोमोपेंटेन के जो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास। जैसे इस तरीके से देखो यहाँ पर एक बार ब्रोमीन यहाँ पर लगा लिया, एक बार ब्रोमीन यहाँ पर लगा लिया, एक बार ब्रोमीन यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, चलिए और भी इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर क्या कैसे बनेगा बताओ। ब्यूटेनोन यानी कि 4 कार्बन, एक आगे देखते हैं ब्यूटेनॉल और हेक्सानल ना। चलो ब्यूटेनोन देखो अब 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड O नोन है ना, क्योंकि तो CO लगता है ना फॉर्मूला, है ना। जब हम नोन यानी कि कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CO आता है वहां पर। ठीक है, तो ये क्या है CH3 यहाँ पर, CH2 यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारा CH3, तो ये हो गया हमारा जो है ब्यूटेनोन। ठीक है, वैसे अगर हमें प्रोपेनॉन बनाना है तो प्रोपेनॉन भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कार्बन हट जाएगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा हेक्सेनल। अब हेक्सेनल किस तरीके से बनेगा देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्सेनल यानी कि 6 कार्बन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O H, COH होता है ना हमारा जो हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, हेक्सेन अल की बात करें ना, अल यानी कि एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो हमारा है वहां पर जो है क्या फॉर्मूला होता है CHO होता है एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कीटोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है हमारा 8 में प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेनल। क्या हो गया ये हमारा हेक्सेनल, यहाँ पर हमारा बन गया। उस तरीके से हम पेंटेनल भी बना सकते हैं, ब्यूटेनल भी बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क है आप क्या बना के लाइए ब्यूटेनल, ब्यूटेनल आप बना करके लाएंगे घर से, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी है आप बना के लाएंगे। तब तक आप ये जो हमने लिखा है उसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो हाई क्यों होता है। ठीक है, तो क्यों होता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है, देखो एक तो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं और दूसरे हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं बताइए। देखो एक में आयनिक होते हैं, एक कोवेलेंट होता है ना, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक आयनिक कंपाउंड जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, वैसे बॉन्ड नहीं होता, उनके बीच में क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि देखो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होते हैं जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर हमें क्या करना है उनका बॉन्ड ब्रेक करना है या उनको अलग अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जब हमें अलग करना है तो हम अगर हम उन्हें बॉईल कर रहे हैं, है ना, बॉईल कर रहे हैं या उन्हें क्या कर रहे हैं मेल्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आकर के वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जो है एक पॉइंट पे आकर के मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो वो इतने इजीली मेल्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी अट्रैक्शन फोर्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिस वजह से वो क्या होगा इजीली मेल्ट नहीं होंगे। तो हमें उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा बहुत हाई करना पड़ेगा जिससे कि क्या होगा वो मेल्ट
होंगे हमारे। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिनके बीच में जो फोर्स है या बॉन्ड है वो क्या है, वीक है। ठीक है, कोई कंपाउंड है हमारा, उनके बीच में जो बॉन्ड है या फोर्स है वो वीक है, तो उनको जो है उनको अलग अलग करने के लिए हमें उतना ज्यादा मेल्ट, मतलब उनको जो है मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं देना पड़ेगा, वो कम मेल्टिंग पॉइंट पे भी क्या हो जाएंगे, इजिली मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से वो इजीली मेल्ट नहीं हो पाते, हमें मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके आयंस के बीच में। देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेस, तो इन फोर्सेस से ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, इथेनॉल जैसे कि हम जानते हैं इथेनॉल क्या होता है हमारा, देखो CH3 CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। हम बोल रहे हैं इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड जब हमारा बन रहा है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि इथेनॉल से हमारा इथेनॉइक एसिड जब हमारा बन रहा है, तो हम बोल रहे हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। क्यों है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन थी, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का हमें एडिशन करते हैं। ठीक है, चलो ये भी आप नोट कर सकते हो, ये वाला भी आप लिख सकते हो, मैंने वैसे लिखा है उसे, वो भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, चलो, तो since the conversion of ethanol to ethanoic acid involves the addition of oxygen, ethanol is an oxidation reaction। क्या होता है यहाँ पे, involve the addition of oxygen, ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन होता है, जिस वजह से इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो किस में रहा है, इथेनॉल पे हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, हमारा इथेनॉइक एसिड बन रही है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, a mixture of oxygen and ethane is burned for welding, can you tell why a mixture of ethane and air is not used। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इथाइन और एयर का मिक्सचर क्यों नहीं यूज हुआ, जब हमने इथाइन को बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बर्न किया। ठीक है, जब हम इथाइन को बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्यों बर्न कर रहे हैं, एयर को के साथ क्यों बर्न नहीं कर रहे। देखो जब इथाइन को हम एयर के साथ बर्न करते हैं, जब इथाइन को एयर के साथ बर्न करते हैं तो वहां पर हमें सूटी फ्लेम मिलता है। फ्लेम यानी कि वहां पर कुछ हमें धुआं टाइप का निकलता है। ठीक है, जो हम एयर के साथ करते हैं बर्न, जो हम किसके साथ करते हैं बर्न, एयर के साथ हम बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वहां पर, सूटी फ्लेम मिलता है। सूटी फ्लेम यानी कि येलोइश या ब्लैकिश हम बोल सकते हैं, या व्हाइटिश हम बोल सकते हैं, उस तरीके से वहां पर स्मोक निकलता है या धुआं निकलता है। ठीक है, और क्या हो जाता है वहां पे, इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि जो कंबशन है वो पूरी तरीके से नहीं होता। लेकिन जब हम इथाइन को एयर की बजाय डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वहां पर कोई भी सूटी फ्लेम नहीं निकलता। जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो वहां पर जो है क्या निकलता है, हमारा क्लीन फ्लेम होती है। कैसी फ्लेम होती है, क्लीन फ्लेम होती है। ठीक है, क्लीन फ्लेम होने से क्या होता है, क्लीन फ्लेम के कारण वहां पर क्या होता है, हमारा कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्लीन फ्लेम से हम क्या समझते हैं, वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो एयर के साथ हम इसे नहीं करते, क्योंकि वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर जो है हमारा कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम एयर की बजाय ऑक्सीजन को जो है वहां पर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इसे आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग था वो मैं आपको बता दी कि क्या इस आंसर में जो है हमें समझाया जा रहा है।
ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप आगे जो है उन क्वेश्चंस को करते रहिए, इतने क्वेश्चन ये पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कीजिए, ताकि एग्जाम्स के लिए आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।